आज हम सभी कक्षा षष्ठ नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 2 में जो पहले से चला आ रहा है विविधता एवं भेदभाव, इसके अंतर्गत हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव कब होता है? असमानता तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध का मतलब जो पारंपरिक चीजें हैं उसकी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाते हैं या नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों से रोकते हैं तो यह क्या होता है? वहां असमानता आती है, वहां भेदभाव होता है। किसी खास नौकरी को करने से रोकना या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देना या एक ही कुएं से या एक ही नल से सभी व्यक्तियों को पानी न लेने देना या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गिलास में चाय आप देखते होंगे जो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जो दलित वर्ग है उनको जो उत्कृष्ट समाज के लोग बनाए हैं उसमें वो कभी जिसमें वो चाय पीते हैं उनको चाय नहीं पीने देते हैं या उनके बर्तनों को अलग अलग रखा जाता है। तो आप इससे सिद्ध होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछला जो पाठ था समीर का, समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। जैसे आप कह सकते हैं कि उनका धर्म भी अलग था। एक का धर्म था हिंदू, एक का धर्म था मुस्लिम। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न धारणाओं या प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मतलब कि वह अपनी जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं या समाज का कुछ ऐसा वर्ग जो ये सोचता है कि हमारे से अलग व्यक्ति का जो धर्म है वह हमसे नीचा है, वहां भी क्या होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है। या उनके रहन सहन या उनके क्रियाकलापों को यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो वह क्रियाकलाप कर रहा है वह क्या है? हमसे नीचा है, तो वहां पे क्या होता है? विविधता या असमानता आती है, भेदभाव उत्पन्न होता है। दोनों समीरों में एक अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। जैसे समीर जो दूसरा समीर था वह गरीब या विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता का है। ये विविधता नहीं है। ये हमने बताया कि विविधता उनके रीति रिवाजों को देखकर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होती है, लेकिन यह क्या है? अगर एक परिक्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है तो यह असमानता या भेदभाव को दर्शाता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों या स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो पैसे वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से धनी लोग, मजबूत लोग, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में या बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं। लेकिन जो दलित वर्ग है, जो आज जिसका आर्थिक पक्ष कमजोर है, वह क्या है कि उसकी शिक्षा दीक्षा उस स्वरूप में नहीं हो पाती है जिस प्रकार से दूसरे समूह की होती है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण से कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। इसका मतलब कि एक ऐसा वर्ग जो अपनी संस्कृति को क्या मानता है? बहुत अधिक मूल्यवान मानता है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों को भी करना पड़ता है, धार्मिक समूहों को भी करना पड़ता है और खास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ता है। अब ये सवाल आता है कि भेदभाव का सामना करने पर होता क्या है? अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना,
खेती करना या बढ़ईगिरी करना इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक मूल्यवान समझा जाता है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। जैसा कि हम चर्चा किए कि कुछ ऐसा वर्ग है जो अपनी संस्कृति को बहुत मूल्यवान मानता है। तो मूल्यवान मानने के पीछे का कारण क्या है कि वो समझता है कि हमसे जो अलग रीति रिवाज से रहते हैं वो हमसे नीचे हैं। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है। जैसे एक सीढ़ी बना दी गई कि इस संस्कृति के लोग अलग हैं, दूसरी प्रकार की संस्कृति के लोग अलग हैं, जिसमें एक जाति और दूसरी जाति या उससे नीचे थी, जिनको अपने इलाकों, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से ऊपर रखा, यानी सीढ़ी में पंक्ति में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपनी जाति को ऊंचा और उत्कृष्ट बताया। और जिन समूहों को इस सीढ़ी में नीचे रखा गया उनको अछूत या असमान माना गया और उनको अयोग्य भी किया गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे उस समय। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। यदि आप उनको कोई काम आवंटित कर रहे हैं तो सिर्फ वही काम करेंगे, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने का काम दिया गया और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने का भी अधिकार नहीं था, या उनको जो कुएं से पानी निकालने की व्यवस्था थी, सभी को कुएं से पानी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया। यहां तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। तो ये क्या है? यह असमानता है या भेदभाव है। ठीक है, ये भेदभाव करने पर उनको इस काम को करने से मना कर दिया गया कि आप मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें भेदभाव में करनी पड़ती थी। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। हम इसी में आगे पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा, और यह भाग में समझने में भी मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता जिसका मेरा नाम बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। और लिखा क्या कि उनको यह अनुभव 1901 में ही हो गया था। जब वो मात्र 9 साल के थे तभी वो उनको यह अनुभव हो गया था। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे, या पिता से मिलने गए। बड़ी देर, लिखा है उन्होंने कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमारे कपड़ों और बोली से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे में मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, बिना झूठ बोले उन्होंने कहा कि हम महार हैं। उनको एकदम से धक्का लगा, वे बहुत चक्के रह गए। उन्होंने
उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। तो आप इससे समझ सकते हैं इस कहानी से कि किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनकी जाति बताने पर एक अछूत जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उन्होंने और फिर क्या किया स्टेशन मास्टर ने, जैसे ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया, पिताजी आए नहीं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी नहीं आए और उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर चले गए। वह काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी वह उस जगह पर अत्यधिक उदासी हो गई या उदासी ने ले लिया उसको। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि हमको स्टेशन मास्टर का उन्होंने कहा कि हमको उपलब्ध कराइए। तो स्टेशन मास्टर का जो जवाब दिया कि हम महार हैं, उन्होंने कहा कि आप महार हैं, उसका पता आपको चल गया। मतलब स्टेशन मास्टर ने कहा कि उसका पता आपको चल गया। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता। ये जवाब किसका था? स्टेशन मास्टर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोड़ कर रहे थे, यानी कि उनके लिए वो प्रयास कर रहे थे। स्टेशन मास्टर चुपचाप खड़े रहे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, तो समस्या क्या थी कि एक जाति व्यवस्था के आधार पे उनसे क्या किया गया, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी उनसे एक अछूत का व्यवहार किया गया। आप कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आप से दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी पीने से मना करें। एक छोटी सी घटना दिखाई दी, जैसे कि गाड़ी में एक से दूसरी जगह जाने के एक साधारण काम की सुविधा भी बच्चों के पास नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक साधारण सी व्यवस्था भी नहीं थी। वे पैसा दे सकते थे, स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। फिर भी क्या हुआ, वो नहीं जा पाए। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। इस कहानी से साफ जाहिर है कि जाति पर आधारित भेदभाव केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। आप इससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है समानता के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। अब सवाल आता है समानता के लिए संघर्ष। आप देखते हैं कि जब हम कहानियां पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। संघर्ष भी शामिल था, किसका? औरतों का भी, दलितों का भी, जनजातीय लोगों का भी, किसानों का भी। किसानों ने भी अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहले भी बात जिस प्रकार से हुई है कि बहुत सारे दलित संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं ने भी संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुरुषों को शिक्षा का अधिकार हासिल है वैसे भी उन्हें अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया।
जिस प्रकार से हम आप कहानी के माध्यम से पढ़े हैं। संविधान को लिखने वाले भी लोग भी इस बात के अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयां लड़े, लड़ाइयों के हिस्सा थे। एक वही इसी कहानी का एक लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस संविधान निर्माता समिति का सदस्य था, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा भी थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया कि जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती रहे, जातीय आधार पे संघर्ष ना हो। लेकिन फिर भी क्या ये थोड़ा बहुत बरकरार है हमारे समाज में। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। संविधान ने हमारे प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, यानी छुआछूत को कानूनी रूप से अनुच्छेद 17 के माध्यम से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली है या डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि भेदभाव होने के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अपने दृष्टिकोण में रखा और दृष्टि से संविधान तैयार किया कि भारत के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। इस प्रकार से इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि विविधता क्या है और भेदभाव क्या है। तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि भेदभाव और रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर को PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे और आप अपनी फेयर कॉपी में इसको